विद आस्था एंड प्रबोध। इस सीजन में हम बात करते हैं पेंडेमिक से जुड़ी हुई इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं कि पेंडेमिक हमारी साइकी पर क्या असर डालता है। इस सीरीज में हम हर बार एक नए वर्ग के बारे में बात करते हैं हमारे जाने माने मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रबोध से। तो डॉक्टर प्रबोध हर एक वर्ग के मन की अलग अलग परत खोल के हमारे सामने रखते हैं, और इस सीरीज में आज का एपिसोड डेडिकेटेड है विमेन को। लेडीज की साइकी पे पेंडेमिक क्या असर डाल रहा है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, मानव मन एक तो वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी स्त्री का मन वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस मन पर पेंडेमिक क्या असर डाल रहा है? देखिए, स्त्री मन और पुरुष मन इसके ऊपर अलग असर डाल रहा है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, पर फिर भी स्त्री मन अलग होता है, इससे मैं सहमत हूँ जी। पेंडेमिक में जो रोल्स हैं, मतलब मन से ज़्यादा अभी हम उसको रोल्स की बात करेंगे कि एक स्त्रियों का रोल घर में, ऑफिस में, समाज में जो माना गया है, तो आज के तारीख में पेंडेमिक में स्त्रियों से उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई है उनके रोल के कारण। ऑफिस में अगर है तो उनको ऑफिस का काम संभाल के घर का भी संभालना है, एंड देन रियरिंग एंड चाइल्ड केयर हैज़ बीन द डोमेन ऑफ वुमेन। तो बच्चों के प्रति उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, और एक ओवरऑल फैमिली के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, वो उनको ज़्यादा प्रभावित कर रही है पेंडेमिक, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, जो आपने बताया उससे मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम अ लेडी। एंड सर, इसमें एक जो मैं खुद नोटिस कर रही हूँ कि लेडीज़ जनरली बहुत चिंता करती हैं। उनका जो मन है, स्त्री का मन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, वो वैसे भी चिंता करती रहती है अपने परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और अभी समय ऐसा आ गया है कि ये चिंता कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को, मेरे लव्ड वंस को कुछ ना हो जाए, ये चिंता बहुत हावी हो गई है जो मन ही मन चल रही है। और एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि पेंडेमिक में हमें ज़्यादा एंथुजियास्टिकली, ज़्यादा पॉजिटिवली डील करना है। तो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल हो रहा है कि रहना खुश है, रहना प्रसन्न है, लेकिन कुशंका का कुचक्र मन में चले जा रहा है। तो इस कुशंका के कुचक्र से कैसे निकलेंगे? बात ऐसी है आस्था, देखिए फैमिली की जो हेल्थ पोर्टफोलियो है, सेहत जो है, वो एक अनकॉन्शियसली या हमने मान लिया है कि स्त्रियों का डोमेन है। जैसे खान पान, उनकी हेल्थ के लिए आवश्यक प्रोटीन, न्यूट्रिशन, ये स्त्रियों का दायित्व है, ऐसा समाज ने माना है और स्त्रियां भी मानती है जी। तो ऐसे हालात में जब ये पेंडेमिक ने सेहत के ऊपर आंच पकड़ ली है, तो नेचुरली, और हर व्यक्ति आज इम्यूनिटी की बात कर रहा है, तो फिर एक स्त्री, घर की स्त्री सोचती है कि मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली मेंबर्स की इम्यूनिटी कैसी बढ़ी जाए। तो हमारे यहाँ भी काढ़े बन रहे हैं, वो हल्दी का दूध बन रहा है, और ये सब करने का जिम्मा जैसे स्त्रियों का है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जबकि मैं इससे पूरा सहमत नहीं हूँ। मैं वुमेन, मतलब वुमेन से ज़्यादा मैं वुमेन बीइंग की बात करूँगा, पर ये बात ज़रूर है, हमारा सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस स्त्रियों के ऊपर सेहत की जिम्मेदारी डालता है। और घर में अगर कोई बीमार है, ठीक नहीं है, तो उसका नर्सिंग एक घर की स्त्री का जिम्मा है, ऐसा मानते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब हर व्यक्ति अभी एक अनअसेसेबल थ्रेट को एक्सपोज हो रहा है पेंडेमिक के कारण, तो स्त्रियों की मानसिकता थोड़ी कंफ्यूज्ड है, थोड़ी कुंठित है, थोड़ी चिंताग्रस्त है, एक असुरक्षितता का भाव है, ये सब हो रहा है। पर एक बात अभी जैसे मैंने ये कह दिया, तो एक स्त्रियों की और एक खासियत है, उनकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होती है। मतलब घर की स्त्री अगर सकारात्मक बातें करे तो पूरा एक कुटुंब, पूरी फैमिली ही सकारात्मकता की तरफ चल पड़ती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में शायद स्त्रियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर विमेन पॉजिटिव होगी तो इन टर्न परिवार पॉजिटिव होगा, एंड इन टर्न हमारा
हमारा समाज भी पॉजिटिव होगा। Yes. सर अभी हमने बात की कि माना जाता है कि हर चीज़ स्त्री की जिम्मेदारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस इन होम, इसकी बात करने की ज़रूरत है। बिकॉज पेंडेमिक के बाद ये हुआ है कि काम घरों में बहुत बढ़ गए हैं। मतलब जो काम बहुत स्मूथली हुआ करते थे वो भी अभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि अगर आप सब्जी लाएंगे तो उसको धोएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर बनाएंगे। क्लीनिंग, हाइजीन, इसके ऊपर हम थोड़े से ओवर कॉशियस भी हो रहे हैं और घरों में काम बढ़ गए हैं। इसके साथ में डोमेस्टिक हेल्प इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, जो कि बैकबोन होता है एक विमेन के घर चलाने में। इसके ऊपर से घर के सदस्य घर में है और रोज नई एक्सपेक्टेशंस और फरमाइशें कि आज तो ये बनना चाहिए, बच्चे भी चाह रहे हैं कि आज नया रेसिपी ट्राई हो और हर चीज़ हमें हाथ में चाहिए। सुना है मैंने कि पूरा परिवार हाथ बटाता है और बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, तो ऐसा होना चाहिए। बट स्टिल द मेन जो जिम्मेदारी हम दे देते हैं कि करना तो फीमेल को है, प्लानिंग भी फीमेल करेगी, तो एक ब्रेक नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत मोनोटोनस रूटीन हो रहा है और हमारा मन जब भी किसी एक मोनोटोनस रूटीन में फंस जाता है तो हम बहुत सफोकेटेड फील करते हैं। तो कैसे थोड़ा इसको डील करें? यस, सफोकेटिंग की फीलिंग, गॉट स्टक, कन्फाइनमेंट की फीलिंग आ रही है स्त्रियों के मन में। और जैसा तुमने कहा कि पुरुष भी मदद करते हैं, शायद खाना पकाने में भी करते हैं, पर जब पुरुषों की मदद होती है ना आस्था इस विषय में, तो वो सेल्फी निकाल के सब जगह डिस्प्ले कर देते हैं। और वो खाना कितना टेस्टी रहा सेल्फी में तो पता नहीं चलता, उसमें नहीं पता चलता है। वो मान के चलते अच्छा हुआ, पर बाकी जो गंदगी बनती है किचन ओटा पे, वो साफ करने का जिम्मा फिर से स्त्रियों का आ पड़ता है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। तो अभी ये हालात में आपने वर्क लाइफ बैलेंस और स्त्रियों की भूमिका और पुरुषों का उसमें रोल, ये इस तरीके से देखें ना, तो आजकल जैसे पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा प्रयास हो जाता है। मतलब अगर पुरुष कहे कि यार तुम मुझे पढ़ा दो, मैं रोटियां बेल देता हूँ, तो स्त्री कहेंगे भाई तू मत बेल, मैं ही कर देती हूँ, वो मेरे लिए आसान है, पढ़ाना ज़्यादा कठिन है। क्योंकि वो पढ़ाने के पचड़ में और तकलीफ होती है। और स्त्री का मन जो होता है ना आस्था, वो फैमिली का, वो समाज का मन स्त्री बनाती है, कुटुंब का मन स्त्री बनाती है। हमने मन को इंडिविजुअल समझ लिया है। स्त्री मन की एक खासियत है कि वो कलेक्टिव माइंड तैयार करती है। ये कलेक्टिव माइंड में जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात अगर आती है, तो स्त्री जब वर्किंग वुमन है और अगर वो घर पे है तो वर्क में भी इन्वॉल्व है, घर में भी इन्वॉल्व है। और अगर पुरुष वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वो घर में भी ऑफिस जैसा ही उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है। तो ये डायकोटोमी में जैसा आपने कहा कि एक स्त्री फंसी जा रही है, ऐसा मुझे भी लगता है। सपोर्ट सिस्टम नदारत है, मतलब जो बाई काम के लिए आती थी या जो सपोर्ट सिस्टम इजीली अवेलेबल थी। और इस कोरोना समय में जो आपने कहा कि हाइजीन प्रायोरिटी होने से हर चीज़ धोई जाए, साफ की जाए, हाइजीनिक बनाई जाए, इसमें घर के काम बढ़ रहे हैं। पर मैंने ये भी देखा है कि जब जब एक कठिन परिस्थिति आती है ना, टेस्टिंग टाइम आती है, तो स्त्री के अंदर एक लैटेंट एनर्जी होती है, वो पोटेंट होने लग जाती है। मतलब स्त्रियों की क्षमता बढ़ती है। ऐसा लगता है स्त्रियों की क्षमता शायद थोड़ी इलास्टिक नेचर की होती है। मतलब वो समय के साथ अपने को स्ट्रेच कर सकती है। मुझे लगता है पुरुषों में ये इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है, वो जल्दी टूटते हैं, जबकि स्त्रियां खुद को स्ट्रेच करके वो समय के नज़ाकत को देखते हुए खुद को ढाल देती है। तो ये जो बैलेंस शब्द जो है, वो शब्द ही स्त्रीत्व का कोर है। बैलेंस इज अ फेमिनाइन वुमेन ट्रेट, एंड बीइंग असर्टिव एंड इनफ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल इज व्हाट अबाउट द मैस्कुलिन एंड द मेल पार्टीज। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। सो बैलेंसिंग goes very easy for the women, and this pandemic has only brought to the fore that ability of a woman. I think स्त्रियां भी अपनी अभी अहमियत और अपनी काबिलियत समझने लगेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, बहुत सुंदर ख्याल व्यक्त किया सर आपने कि महिलाओं की सहनशीलता काफ़ी इलास्टिक होती है। बट मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी थॉट पर जाती हूँ। हमने असर्टिवनेस की बात की, जो कि नेचुरल ट्रेट नहीं है फीमेल का।
असर्टिवनेस मीन्स अपनी बात को तटस्थता के साथ में कहना, अपनी बात को रिस्पॉन्ड करना इस तरीके से कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह सकें, जब जहां आप नहीं कहना चाह रहे हैं वहां आप नहीं कह सकें। ये ना केवल पेंडेमिक में, अदरवाइज भी विमेन आर नॉट एबल टू बी असर्टिव। वो कहना चाह रही भी हो कि मुझसे ये काम नहीं होगा, वो नहीं कह रही हैं, लेकिन उसके कारण दे आर गेटिंग ओवरबर्डन्ड। मतलब जैसे एक कंबाइंड फैमिली सेटअप है जहाँ पे सबको कुछ कुछ काम करना है, लेकिन शी इज नॉट एबल टू से नो एंड शी इज नॉट एबल टू बी असर्टिव, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कमिंग ऑन देम। तो थोड़ा ये असर्टिवनेस भी कैसे लाएं? चलो मैं पहले असर्टिवनेस का कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ मेरे तरीके से। जी, असर्टिवनेस इज अबाउट एबिलिटी to give importance, equal importance to my feelings, emotions and the others feelings and emotions. मतलब मेरी भावनाएं, मेरी संवेदनाएं मैं प्रकट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और जब मैं मेरी संवेदनाएं, भावनाएं प्रकट कर रहा हूँ तो मैं दूसरे की भावना, संवेदनाओं के प्रति भी सजग हूँ। इसे हम असर्टिव कहेंगे। अभी असर्टिव के ऊपर एक आता है शब्द एग्रेसिव। एग्रेसिव वो व्यक्ति होती है जो अपनी भावनाओं को तवज्जो देती है और दूसरे की भावनाओं को तवज्जो, महत्व नहीं देती है। वो एग्रेसिव माना जाता है कि दैट पर्सन इज एग्रेसिव पर्सन। वो दूसरों को समझता नहीं, अपनी ही बात रखता है, अपनी ही प्रायोरिटी, अपनी ही भावना, अपनी फीलिंग को महत्व देता है जी। और नीचे के असर्टिव के नीचे आएगा, असर्टिवनेस के नीचे वो है सबमिसिव या पैसिव। ये सबमिसिव व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावनाओं को महत्व नहीं देता है, दूसरे की भावनाओं को महत्व देता है जी। तो समाज में जो हमारी परवरिश की गई है बच्चों की और बच्चियों की, तो बच्चों को एग्रेसिव होने से मनाही नहीं होती है जी। और लड़कियों को सबमिसिव होने के लिए एनकरेज किया जाता है, दुर्भाग्य से जी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, पर दुर्भाग्य से ऐसे ही तरीके से, मतलब अगर घर पे जब खान पान भी बनता था, आज के तारीख में तो नहीं है, आज तो बच्चियाँ ही उतनी काबिल और उतनी ही असर्टिव है जितने बच्चे हैं, पर एक ज़माना था जब बच्चियाँ, मतलब घर की स्त्री बाद में खाना खाती थी, सबको सर्व करने के बाद। इट इज जस्ट गोज ऑन टू टेल कि योर नीड्स आर सबसर्विएंट टू द अदर्स नीड्स। भूख तो सबको एक साथ रखती है, और खाना अगर पका है तो सबका एक जैसा अधिकार है। फिर कुछ हिस्सा, मतलब पुरुष हिस्सा, उसको पहले चख ले और उसका पूरा आस्वाद ले ले, और फिर बचा कुचा स्त्रियों के लिए छोड़ दे। इसमें स्त्रियों को वो सबमिसिवनेस में रखा था समाज ने। पर आज की स्त्री जो है ना आस्था, वो असर्टिव हो गई है। वो एग्रेसिव ना हो, ये मेरा डर है। On the other extreme. मतलब आज की स्त्री अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, अपनी प्राथमिकता बहुत सहजता से बता सकती है, और बता पा रही है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैज गिवन हर दैट ऑटोनॉमी टू एक्सप्रेस ऑथेंटिकली एंड वेरी वेरी कंफर्टेबली अबाउट हर नीड्स। हाँ, पर कुछ समाज का एक हिस्सा आज भी है कि जो ये एक्सप्रेशन को नेगेटिवली ले, हाँ, उससे सहमत नहीं होता है और उसको कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है। वो सोचता है कि स्त्री है, वुमेन है, तो शी शुड सैक्रिफाइस, शी शुड सरेंडर, शी शुड प्ले अ सेकंड फिडल। ये मान्यता है, पर ये मान्यता टूटे जा रही है। पर अभी जब कोई सेकंड फिडल प्ले करता है या एक दूसरों को प्राथमिकता देता है, तो क्या वो व्यक्ति वीक है? कई बार हमने इसको वीकनेस के साथ जोड़ा है, जबकि ये मैग्नानिमिटी है, ये ईश्वरी गुण है कि पहले दूसरों का फिर मेरा। वो उबुंतु फिलॉसफी होती है। उबुंतु का मतलब होता है आई एम बिकॉज यू आर, मतलब आई एग्जिस्ट बिकॉज यू आर ऑल देयर। स्त्रियों ने ये भूमिका हरदम ली है कि शी नेवर थॉट हर एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर। सही में देखा जाए तो मनुष्य ने, हमने जो समाज रचना की है उसमें सोशल इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेडनेस है। ये जो सोशल फैब्रिक को जिसने संजोए रखा है वो स्त्री है, पुरुषों ने नहीं रखा है। वो कभी कभी एग्रेसिव, पॉजेसिव और ज़्यादा ही ये हो जाते हैं, पर स्त्रियों ने अपनी इस भूमिका में, मतलब आज के तारीख में स्त्री इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते जा रही है, एकेडमिकली ब्रिलियंट और एजुकेटेड है, फिर भी वो ये समाज के फैब्रिक को बुने रखती है। क्योंकि जितने सारे हमारे सोशल फेस्टिवल्स और हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें स्त्रियां अहम भूमिका प्ले करती हैं, और ये जो सोशल फेस्टिवल्स है वही सोशल बिहेवियर भी बुनने के अवसर होते हैं। तो पेंडेमिक में अभी ये स्त्रियों का अगर क्या कहूँ मैं, अनमैनिफेस्ट
मैनिफेस्टेड अगर कोई कंपोनेंट रहा होगा तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, और उनमें वो इनहेरेंट एबिलिटी है, मतलब उनको पढ़ाने जाने की, जैसे मातृत्व भाव ये स्त्रीत्व में एक समाहित है। मातृत्व का मतलब ही होता है देने की प्रवृत्ति, मातृत्व देने के प्रवृत्ति का नाम है, देने की क्षमता है। तो वो स्त्रीत्व में वुमनहुड में समाहित है, वो सम्मिलित है। वो आज के तारीख में शायद थोड़ा अनमैनिफेस्ट हो गया था, क्योंकि समाज जो अभी कॉम्पिटिटिव हो गया है और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही है, तो उसमें शायद हम उसको दबाए रखे थे। पेंडेमिक ने शायद उसको फिर उजागर करने का मौका दिया है, ऐसे मैं मानता हूँ आस्था। ओके सर, सेल्फ केयर जो कि हमने अभी बात की कि विमेन बहुत नेग्लेक्ट करती है कि मैं सबसे बाद में, विच इज़ हमने बोला कि वो एक बहुत नेचुरल ट्रेट है, बट सेल्फ केयर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। मतलब अभी दिनों तक दे आर नॉट गेटिंग रेडी, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड थिंकिंग कि कहीं बाहर नहीं जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा घर में भी माहौल को बदलें, थोड़ा अपनी केयर लें, अच्छे दिखें, थोड़ा फेस्टिव माहौल बनाएं, तो ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलेगी और उसको महत्व देना चाहिए लेडीज़ को। बहुत आवश्यक है। और आस्था, ये सेल्फ केयर का मतलब भी समझना चाहिए। हमने सेल्फ केयर को हमारा फिजिकल ब्यूटी तक सीमित न रखते हुए एक साइकोलॉजिकल वेलबींग भी उसमें ही सम्मिलित होनी चाहिए। मतलब स्त्रियां खुद को एक ऐसे माहौल में अनुभव करें जहाँ पे उनकी बातों को रिस्पेक्ट दी जाती है, ऐसा वो फील करें और दी जानी भी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि मैं जैसे कपड़े पहनूं, मैं जैसे दिखना चाहूँ, मैं जो करना चाहूँ, मैं जो शॉपिंग करना चाहूँ, ये, और या फिर बाकी भी अपनी शरीर की जो है रचना है उसकी चिंता बहुत आवश्यक है। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, मतलब शरीर ये साधन है हमारी जिंदगी की साधना का, तो शरीर की तो चिंता करनी चाहिए। स्त्रियां वो चिंता कम करती थी ऐसा पहले लगता था, पर आज वो कम करती है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। हाँ, पर ये शरीर की चिंता करते समय वो मन की पूरी चिंता नहीं कर रही है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। क्योंकि वो जो मन को खुश करने के लिए हमें जो आवश्यक होता है, मी टाइम होता है, या मेरी खुद की अपनी इंडिपेंडेंट या एक मतलब अलोन एक्टिविटी होती है, अकेले की एक्टिविटी होती है, उसमें स्त्रियां कम हो रही है। वो एक सोशल बिलोंगिंगनेस और सोशल कनेक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शन में ही कुछ करना चाह रही है, ऐसा लगता है। तो सेल्फ केयर का आवश्यक कंपोनेंट माइंड भी है, जैसे कि शरीर है। तो शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों की अगर स्त्री केयर करे तो वो पूरी सेल्फ केयर कर रही है। और ऐसे सेल्फ केयर करने वाली व्यक्ति जो होती है ना, सेल्फ का मतलब संस्कृत में स्व होता है। तो जब हम स्व को महत्व देते हैं, उसको बराबर बीच में रखते हैं, तो हम स्व को स्थापित करते हैं, स्थ, और जो स्व पे स्थापित होता है उसे स्वस्थ कहते हैं, और जो स्व पे स्थापित नहीं होते हैं वो अस्वस्थ होते हैं। जो स्व पे स्थापित नहीं, उनका स्वास्थ्य कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो सेल्फ केयर इज बीइंग स्वस्थ, बीइंग कंफर्टेबल बाय योरसेल्फ, बीइंग योरसेल्फ। हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, पर मैं जैसा हूँ वैसा, सिर्फ लुक नहीं तो मेरा स्वभाव, मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरा अस्तित्व, मेरा सोशल कंट्रीब्यूशन, मेरा एवरीथिंग शुड कम इन द पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। ओके, सो टू बी एट ईज एंड अपने मन का ध्यान रखते हुए उसको भी प्रॉपर खुराक देने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो अ लेडी शुड टेक केयर ऑफ, बिकॉज इफ वो स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है। सर, एक रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं कि हर ही तरीके की रिलेशनशिप पोस्ट पैंडेमिक रीडिफाइन हो रही है, एंड विमेन की रिलेशनशिप बहुत मल्टी डायमेंशनल है। वो बहुत सारे रिश्तों में बंधी हुई है, वो माँ भी है, वो पत्नी भी है, वो बहू है, बेटी है। रिलेशनशिप्स कैसे रीडिफाइन हो रहे हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि क्या केसेस और क्या प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे हैं, क्या रिलेशनशिप्स एक्सपोज हो रहे हैं जिनको हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ये रिलेशनशिप ऐसा है, बिकॉज इंटरेक्शन उतनी नहीं हो रही थी। मतलब अगर विमेन होम मेकर है तो वो घर में रह रही है, अगर वो वर्किंग है तो वो घर के बाहर चले जा रही है, एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में उतनी इंटरेक्शन नहीं थी कि आप बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू ले सके एक रिलेशनशिप का। तो it is going in the right direction, it is going in the wrong direction, or it is neutral, or it is testing time? See, pandemic is only testing.
एंड द बेसिक ट्रेट्स आर कमिंग नाउ। तो जिन्होंने रिश्तों के आयाम या जिस रिश्तों का फाउंडेशन ही सही नहीं समझा था, डिफाइन नहीं किया था, आज वो एक्सपोज हो रहे हैं। ऊपरी सतह पे आई लव यू बोलना और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ बोलना एक, और 24 घंटा उनके साथ रह के खुद को खुश रखते हुए उनको खुश करने की कोशिश करना दो। तो आज कई लोग ये दूसरी कोशिश में थोड़े नाकामयाब हो रहे हैं, खुद को खुश रखना और मेरे वहाँ रहने से दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, इसमें थोड़े नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, अति सर्वत्र वर्ज्य। आज 24 घंटा अगर दोनों एक ही जगह हैं तो देखिए आस्था, हर शख्सियत की अपनी एक नेगेटिव साइड, डार्क साइड, एक हिडन पार्ट होता है। और जब आप साथ साथ इतने रहते हो कि वो हिडन पार्ट भी उजागर हो जाता है तो हम उससे डील नहीं कर सकते हैं। और वो डील करने की क्षमता अगर आ जाए तो हम उसको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं। जो व्यक्ति, जो स्त्रियां इसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट किए जा रही है, उनका तो सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनकी इलास्टिसिटी स्ट्रेच होके वो एक सहजता से डील कर रही हैं। पर जो इसके साथ डील नहीं कर पा रही हैं उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, जिसको अभी भी मोमेंट ऑफ ट्रुथ कहेंगे। अभी लगता है कि यार सच सामने आ गया है। तो ये सच सामने आ गया है और ये सच मेरे से देखा नहीं जा रहा है। ऐसे रिश्ते मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं आजकल। मतलब मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है बिकॉज ऑफ द रिलेशनल इम्बैलेंस। रिलेशनल इम्बैलेंस कमिंग और अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस नॉट रैशनलाइज और नॉट मेट। ऐसी चीजें हो रही है। पर ये भी जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना आस्था, तो उसमें से हलाहल निकला था, पर हलाहल उसके बाद भी अमृत निकला था। तो थोड़ा सा अनवांटेड निकल रहा है पेंडेमिक के कारण, क्योंकि ये चर्निंग चल रहा है, इमोशनल चर्निंग हो रहा है। तो ये चर्निंग में से जो निकल रहा है, अगर हम उसको वी विल स्टे पुट, अगर हम इसमें बरकरार रहते हैं और अपनी शांति, संयम और संकल्प बनाए रखते हैं, तो हमें विश्वास है कि एक नई लाइफस्टाइल की तरफ हम जाने वाले हैं। आज के तारीख में हमारी लाइफस्टाइल इज द कॉज ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड रिलेशनशिप वाज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो लाइफ, लाइवलीहुड और लाइफस्टाइल, तो आज हमें लाइफ बचाने की ज़रूरत है। और जो लोग लाइफस्टाइल बचाने के पीछे लगे हैं उनको दिक्कतें बहुत है, और स्त्रियां लाइफस्टाइल के पीछे ज़्यादा लगती है, ऐसा कभी कभी लगता है। ओके, तो अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं, तो अगर हम थोड़ा पेशेंस रखें और एक्सेप्ट करें कि ये एक समय है, जैसे आपने बताया कि इमोशनल चर्निंग का समय है, इसमें कुछ बुरा निकल रहा है, उसको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया और ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज लेडीज आर नोन फॉर ग्रेसफुली एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, हम रिलेशनशिप भी बचा पाएंगे और इस समय से भी गुजर पाएंगे। वेरी ट्रू। सर, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैं देखती हूँ लेडीज़ में, जो कि जिनके छोटे बच्चे हैं, मतलब जो स्कूल गोइंग किड्स एंड टीन एज्ड बच्चों की जो मम्मियाँ हैं, उनके एक टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं कि वन, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द किड्स, एंड किड्स आर नेचुरली नॉट लाइक दैट। व्हेन दे गो टू स्कूल दे एंजॉय अ सोशल इंटरेक्शन, एंड वो भी उन्हें हमने बांध दिया है, कन्फाइन कर दिया है, तो वहाँ भी पेशेंस बहुत टेस्ट हो रही है, बच्चे बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर वरीड कि ये पढ़ाई कैसे करेंगे, ये पढ़ाई ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं समय दे पा रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दे आर पैनिकिंग अ लॉट, शायद जितनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बच्चे जनरली, मुझे ऐसा लगता है, दे आर वेल एडजस्टेड टू द सिचुएशंस रादर देन एडल्ट्स। दे फाइंड मीन्स टू एडजस्ट टू द सिचुएशन, बट मैं माताओं को बहुत पैनिक होते हुए देखती हूँ। कैसे करना चाहिए डील? यस, माताओं की बात और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चिल्ड्रन, तो ये पेरेंटिंग इशू है। और तुमने बहुत सही कहा आस्था कि बच्चे अडेप्टेबल होते हैं, उनकी क्षमता जो है ना बहुत असीमित है। प्रॉब्लम है हमारी लिमिटेशन, हम उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं वो नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, जबकि बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, माँ के लिए बच्चे बच्चे हैं, पर बच्चों के लिए माँ उनकी दुनिया है जी। और दुनिया को अभी एक रूम में बंद कर दिया गया है, मतलब माँ के साथ माँ ही उनकी दुनिया है और वो एक रूम में है।
वो बाहर भी जाते हैं तो वो दुनिया बनती थी, पर माँ उनकी दुनिया है, क्योंकि माँ ही उनको खाना खिलाती है, पिलाती है, सूचना देती है, पढ़ाती है, जो कुछ काम है सब परवरिश वो करती है। पर अभी माँ की जो प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, मैंने बताया स्त्रियों की लाइफस्टाइल इशू अभी है। तो आज के तारीख में लाइफस्टाइल में हमने क्या सीख के रखा है कि अच्छी एजुकेशन करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, और अच्छा पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा। ये कल्पना, ये लाइफस्टाइल की कल्पना है, उसका ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। तो भी माओ की चिंता ये है कि अरे स्कूलिंग बंद हो गया है, मेरे बच्चे की पढ़ाई पीछे रह जाएगी, तो फिर ये नौकरी क्या करेगा, पैसा क्या कमाएगा, और सुख से वंचित ना हो जाएगा। तो ये मतलब भविष्य की चिंता में वो वर्तमान में बच्चों के ऊपर अभी प्रेशर डालने लग गई है। मतलब ये तो बात हो गई कि लोन अप्लाई किया, लोन मिलने का ही है, और EMI भरना चालू कर दिया। तो मतलब वो भविष्य में जो होना है वो तो अभी होने का ही है, पर अभी से बच्चे पीछे ना रह जाए, इससे वो एंग्जाइटी में चली गई। सही में देखा जाए आस्था, तो पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट टीचिंग चिल्ड्रन। I look parenting from a different perspective. I see parenting is from learning from the children. मतलब बच्चों से जो पालक सीख सकते हैं, माएँ बाप सीख सकते हैं, वो अच्छे पालक हैं। तो आज का समय मैं सोचता हूँ कि माओं के लिए बच्चों से सीखने का है। और मैंने कहा बच्चों में एडेप्टेबिलिटी असीमित है। बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको जो करना है करने तो वो शांत है, उनको जो तुम करने नहीं दोगे तो वो प्रॉब्लम करते हैं। So the children create a problem when you obstruct their doing what they do. अगर माएँ हैं कि उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है कि ये मत करो, पढ़ाई करो, अभी सो मत, खड़े हो जाओ, अभी नहा लो, वो सोचता है मैं लेटा रहूं तो नहाने को लगाती है, जब वो सोता है तो पढ़ाई करने को लगाती है। तो मैं समझ रहा हूँ अभी माँओं ने क्या करना चाहिए ऐसे समय, बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए। एक कल्पना करो, हम वैकेशन की कल्पना करते हैं आस्था, क्या कल्पना करते हैं कि मैं और मेरे बच्चे 8 दिन बिल्कुल कुछ नहीं, जब खाना तब खाए, जब सोना तब सोए, जो करना है तब जो तो सो करे। तो पेंडेमिक ने तो बच्चों को तो वैकेशन दे दिया है, और माँ वैकेशन का सत्यानाश कर रही है। So I would like mothers to now, of course, when she has to exert at home, manage the kitchen, undertake social responsibility, if she's a working woman, work from home, then this vacation is not a vacation, I understand. But then I would recommend now, pandemic is a once in a century happening. शतकों में एक आधी बार होती है, उसे पेंडेमिक कहते हैं। तो 100 साल में पहली बार, और शायद हमारी जिंदगी में आखिरी बार ये हो रहा है। तो मैं समझता हूँ माओ ने अपनी सारी प्रायोरिटी को भी दूर रखना चाहिए। मतलब उनकी सोशल कमिटमेंट हो, उनकी ऑफिशियल हो, वो अगर छुट्टी नहीं मिलती तो नौकरी छोड़ दे टेम्पररी, ऐसा मैं कहूँगा। पर ये बच्चों के साथ जो समय है ना, ये समय मेक दिस टाइम अ मेमोरेबल टाइम फॉर द चिल्ड्रन। डोंट मेक देम अ टाइम ऑफ सफरिंग। मतलब वो ये समय को बच्चे इसलिए नहीं कोसेंगे कि ये पेंडेमिक था, इसलिए कोसेंगे कि माँ ने बहुत परेशान किया। उनको पेंडेमिक ने परेशान नहीं किया है, और माँ परेशान इसलिए कर रही कि वो फ्यूचर की कल्पना से वर्तमान में चिंतित है जी। एंड जब हम फ्यूचर की कल्पना से वर्तमान में चिंतित होते हैं, उसे हम साइकोलॉजी में एंग्जाइटी कहते हैं जी। तो एंग्जाइटी से माओ को निकलना होगा। और 1-2 साल अगर पीछे रह भी गए बच्चे, भगवान ना करे नहीं रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को देखिए, ये पेंडेमिक ने ना आस्था 2 सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। हमारी मेडिकल हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, हमारी सिस्टम चरमरा नहीं गई है, वो एक्सपोज हो गई है। उसकी खामियां प्रकट हो गई है, अभी तक प्रकट नहीं। मतलब पैराशूट, जब हवाई जहाज को आग लगी तो हमको लगता था पैराशूट है, खोला तो पैराशूट नहीं छाता था, तो ये पता चल गया। तो अभी तक पैराशूट बोल के हमने कई बार घूम के आए थे। तो वैसे हमारी हेल्थ केयर सिस्टम थी एक, और दूसरी ये एजुकेशन सिस्टम थी। हमको लगता था एजुकेशन सिस्टम इज रियली ब्रिंगिंग द न्यू जनरेशन, और ये एजुकेशन सिस्टम की एक्सपोजर अभी हो गई है। अभी बच्चों को सुसंस्कृत और सुसंस्कारित करने का समय या जिम्मा माँ पे और बाप पे आ गया है। और ये जिम्मा अगर माँ उठा ले तो शतकों का कार्य वो कर लेगी, क्योंकि ये बच्चे आगे बढ़ने वाले। ये बच्चे भले ही पढ़ाई में पीछे रह जाए, पर अगर बच्चा घर का झाड़ू पोछा करने में कम नहीं मानता है, वो खाना पकाने में रुचि ले रहा है, वो गार्डनिंग कर रहा है, वो बाहर जाके आसमान देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, पशु पक्षी के साथ ये कर रहा है, वो नेचर के साथ कनेक्ट हो रहा है। अरे यही तो हमारी जिंदगी है, नेचर के साथ कनेक्ट होने का समय आ गया। नेचर 2 तरीके के होते हैं आस्था, एक होता है जो नेचर हम बाहर की बात कर रहे हैं, और आपके स्वभाव को, मेरे स्वभाव को नेचर कहते हैं। इसकी भी परीक्षा है, तो हमारा नेचर उस नेचर से अलाइन हो जाए, ऐसा अगर माएँ करेंगे ना तो, और बच्चे तो अलाइन हो गए हैं, माँ उनका अलाइनमेंट तोड़ रही है। मैं कहूँगा माँओं ने बच्चों के साथ अलाइनमेंट सीख लेना चाहिए। तो ये समय वो
लर्निंग स्टेज है। सर ये बहुत बहुत ही सुंदर बताया आपने, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड ट्राई टू मेक इट मेमोरेबल, और अगर इसके लिए थोड़ा लेट लूज करना पड़ता क्या है, बात है, मैं वही तो थोड़ा लेट लूज करें, एफर्ट लें कि इसको जब बच्चे भी याद करें, क्योंकि शायद हमारा एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, बच्चों को एक ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीना है, तो वो जब जनरेशन को बताएं कि वंस अपॉन अ टाइम पेंडेमिक आया था और मैंने जो लर्निंग मम्मी के साथ मस्ती की थी और मम्मी ने ये सिखाया था हमको कि तो ये चीजें, रोटी बेलना सीख लिया, मैंने गार्डनिंग सीख लिया, ये बताएं वो। एंड दीज आर लाइफ स्किल्स, हाँ। सी लाइफ स्किल्स विल help you to live life, and livelihood will help you to create a lifestyle. I want your life to be primary than the livelihood and the lifestyle. Exactly. सर अभी तक हमने बात की उन फीमेल्स के बारे में जिनका एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, जो होम मेकर्स हैं या फैमिली के सेटअप में रह रही हैं। एक क्वेश्चन मैं करूँगी उन फीमेल ऑडियंस के लिए जो कि सिंगल विमेन है, जो फॉर वॉट एवर रीजन्स दे आर सिंगल और मे बी दे आर सिंगल मदर्स। तो यहाँ हम एक तरफ एक्सट्रीम पे बात कर रहे हैं कि बहुत जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम फैमिली सिस्टम होने से एक सपोर्ट है, बट देर आर फीमेल्स हु आर स्ट्रगलिंग अलोन एंड दे डोंट हैव अ फैमिली सिस्टम। वो अपना रेजिलियंस कैसे जगाएं? उनके लिए सबसे बड़ी समस्या का समय है ये, क्योंकि जब कोई संकट आता है, when there is a lurking danger around which could be life threatening, और उस समय अगर मैं अकेला हूँ, वो डेंजर का परसेप्शन और मैग्नीफाई हो जाता है जी। और जो सिंगल वुमेन है या सिंगल पेरेंटिंग करने वाली मदर्स है, तो बड़ा आइसोलेटेड और लोनली लगता है ऐसे समय जी। पर जहाँ तक अभी मेरी अपनी समझ है, the person who has been living single for a while might have developed her coping strategies and abilities to deal with the loneliness, but this pandemic has really isolated us from each other. मतलब सपोर्ट सिस्टम जो थी, हम वहाँ तक पहुँच सकते थे, वो सपोर्ट सिस्टम तक पहुँच, जैसे भी ग्रोसरी शॉप की समय कम हो गई है, अगर बच्चा छोटा है और 11 बजे ग्रोसरी शॉप बंद हो जाती है और बच्चा उठता ही 8-9 बजे, तो ये सब संभाल के मैं ग्रोसरी कैसे लाऊं, ये छोटी बात है, और किसी के पास जा नहीं सकते, किसी को मदद मांग नहीं सकते, ऐसा समय लगता है। पर मुझे लगता है अभी इस समय ऐसी सिंगल वुमन ने क्या करना चाहिए। आई एम श्योर when we propose to help others, the help comes to us. मतलब हम जब किसी को मदद करने निकलते हैं तो हमारे पास मदद खुद ब खुद चलते आती है, ऐसा मैं मानता हूँ, ये मेरी फिलॉसफी है जी। और मुझे विश्वास है कि अच्छाइयाँ अभी तक दुनिया में, समाज में बरकरार है, मेरा ये विश्वास है। तो ये विश्वास में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सिंगल वुमन है, ये अगर टेलीफोनिकली या बाकी माध्यम से कनेक्टेड है लोगों से और अपनी शेयर करती रहती है अपनी बातें और मदद देने की इच्छुक भी है, क्योंकि सिंगल है तो बाकी भी उसके ऊपर लायबिलिटीज कम है। तो दो तरीके से देख सकते हैं कि ये अकेली है तो इसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पर ये अकेली है तो इसके ऊपर किसी के प्रति दायित्व भी नहीं है, ये भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये किसी को अगर कोई सीनियर ओल्ड एज कपल है, उनको प्रति ये कोई अपनी सद्भावना जगा दे, मदद करने की बात करे, तो शायद इसको भी मदद मिल जाए। मैं अकेला हूँ, ये बात सही है। देखिए कैसा होता है आस्था, परसेप्शंस कैसे होते हैं। 2 दिन के बीच में एक रात है या 2 रात के बीच में एक दिन है, ये देखने का नजरिया है। मेरी बात को समझना। तो वैसे ही मैं अकेला हूँ पर और कोई अकेला है तो हम साथ है, ऐसा हो जाता है। और आज के तारीख में मैं कई लोगों को देख रहा हूँ जो मदद करने के लिए तत्पर है। ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाए तो ये अकेलापन निकल जाएगा। ये मैं साइकोलॉजिकल अकेलेपन की बात कर रहा हूँ फिलहाल जी। और ये पेंडेमिक में बाकी जो थ्रेट परसेप्शन और जो एक इनसिक्योरिटी है वो तो सबके साथ बनी है, वो इसको भी बनी रहेगी। और ये व्यक्ति, मतलब अभी मैं जो समझ रहा हूँ, मैं आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मुझे लगता है ये व्यक्ति में क्षमता ज़्यादा रहेगी पेंडेमिक को सहन करने की अगर ये अकेली है तो। पर इसके ऊपर डिपेंडेंट चाइल्ड अगर है तो मगर इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा रहेगी कि मेरे बाद इसका कौन, ये डर बन सकता है, ये डर बन सकता है। मेरे पास इसके ऊपर कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, पर
एक प्रार्थना मुझे याद आती है कि ये जीवन में अगर हम आदान करने से ज़्यादा प्रदान करें तो एक अच्छी चीज़ होगी। ऐसा वो प्रार्थना ऐसी की थी, जीवने याव आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। मतलब मैं जितना आदान करता हूँ, मैं जितनी मदद मांगता हूँ या चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मदद मैं करने लग जाऊँ तो एक ईश्वरी मदद मेरे पास पहुँचने लग जाती है। तो ये व्यक्ति ईश्वर की क्या कहूँ, शक्तियों के करीब जाने के बहुत करीब है, ऐसा मैं मानता हूँ। दिस इज माई परसेप्शन। आई होप आई हैव रिस्पॉन्डेड टू योर क्वेश्चन। एग्जैक्टली सर, बिकॉज इट्स ऑल परसेप्शन कि हम हमारी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं। अगर हम उसको पॉजिटिवली देखें तो वी आर फ्री फ्रॉम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर प्रेशर्स, सो वी आर बेटर इक्विप्ड टू डील विद आवर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प अदर्स। इसको अगर वो उस तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिवली सोच पाएंगे। इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं सर वर्किंग लेडीज की भी, बिकॉज अभी वर्क फ्रॉम होम इन वोग है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट लेडी घर का भी काम कर रही है, घर से भी काम कर रही है, एंड शी इज वेरी वेरी ओवरबर्डन्ड। एंड आई हैव सीन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेरी क्लोजली and they lack empathy a lot. I mean, there are no boundaries. The bosses expect that you should be available on Zoom call even at 8 o'clock in the night, 9 o'clock in the night, and it's easy to say that we should create a boundary, but when you are in a particular kind of a setup and the organizational culture is not like that, it's not that easy to पुट योर प्रायोरिटीज़। एंड इसके साथ में फैमिली तो एक्सपेक्ट कर ही रही है, जैसे खाने का समय हो गया है एंड आप लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट घर में भी चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी चल रहा है। उसके कारण शायद आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, काम में गलती हो रही है एंड सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा शायद हार्श हो रही हूँ ये कहने में कि आर दीज जॉब्स वर्थ डूइंग, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि उसके साथ में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी अटैच्ड है, बट इफ़ वी आर नॉट एबल टू कोप अप एंड दैट इज़ मेसिंग अप विथ आवर पर्सनल लाइफ, क्या इतना ज़रूरी है इस तरीके से काम करना? देखिए, वर्किंग वुमन और जो कॉर्पोरेट में काम कर रही है, ऑक्यूपाइंग अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, दिस पेंडेमिक इज़ गोइंग टू क्रिएट अ फास्ट वेयर एंड टेयर फॉर देम। बहुत ज़्यादा बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जान है तो जहान है। तो ये जहान तो बचा रहेगा पेंडेमिक के बाद, जान बचनी चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो आई थिंक नाउ अ वर्किंग वुमन हु हैज़ टू रियली मैनेज दिस प्रेशर फ्रॉम द कॉर्पोरेट विच लैक एम्पैथी, एज यू सेड, हाउ टू डील विद सच कंपेयरिंग एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो अगर ये लेडी वर्किंग वुमन है और उसका हस्बैंड की वर्किंग पर्सन ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, तो दिस टू पीपल विल हैव टू टेक अ कॉल नाउ। वन ऑफ देम विल हैव टू स्टे बैक एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। दो इंजन चलाने की जरूरत नहीं है, अभी एक इंजन को बंद करना चाहिए, क्योंकि मनी अर्निंग मैकेनिज्म हैज़ टू कंटिन्यू। So I would not recommend that you stop your money earning machine. Job is your money earning machine. So you cannot stop it. But not to keep both the machines working. एक मशीन तो बंद कर सकते हैं। I would prefer if this lady is more ambitious in her corporate prospects and potential, her husband should take a sabbatical. And if she thinks that I can do away with the responsibility for a wife, the worst thing which might befall on her is that the loss of employment after the pandemic or after that sabbatical which she prefers to take. पर मुझे लगता है कि now a woman must put her foot down firmly कि दिस फार एंड नो फर्दर, ये बाउंड्री सेट करनी चाहिए। अपनी जान देने लायक परिस्थिति नहीं है। वैसे ही तो कोरोना हमारे जान पे बना हुआ है और ये भी जॉब हमारी जान ना ले रहे, मतलब ये ना हो जाए कोरोना से बच गए और बर्नआउट से मर गए। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वर्किंग वुमन शुड रियली नाउ प्रायोरिटाइज द थिंग्स राइटली। When there is no empathy, you also don't show compassion for the job. अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप जब नौकरी छोड़ दोगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बस ये ध्यान में रखना, आप कितना भी पसीना नहीं खून बहा के क्यों ना काम कर लो, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके पे स्केल पे आपके इसमें अप्राइजल में से आने वाला है। पर जो लॉस होगा वो फैमिली का लॉस इर्रेपरेबल रहेगा, या आपका अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए। तो थोड़ा सा वी हैव टू से इनफ इज इनफ ना।
कि मैं आई डोंट डिजर्व टू गिव दिस मच इन दिस कंपेयरिंग सर्कमस्टेंसेस। और ये वर्किंग वुमन का महत्व घर में ज़्यादा होगा शायद, उसके पति को, उनके बच्चे को, बाकी रिश्तेदारों को, तो उनको महत्व देने का समय आ गया है। तो दिस इज हाउ आई वुड लुक एट इट। ये सर बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है और ये मैं लेकर आना चाह रही थी हमारे शो में, दैट इट इज़ वेरी इजी टू से कि नहीं बाउंड्री बनाओ और आप कह दो, बट वो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, बिकॉज कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी प्रेसिंग एंड विमेन इतने बर्नआउट हो जाते हैं कि वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि शुड आई टेक दिस कॉल, उसके बारे में बात नहीं कर पाते, डरते हैं कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाएगी। बट देयर वुड बी सॉल्यूशंस, देयर वुड बी न्यू काइंड ऑफ जॉब्स विच वुड कम इन फ्यूचर। तो ज़रूरत है कि एक बार शांति से रीथिंक करिए दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन वर्थ द एफर्ट्स यू आर पुटिंग राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी सर्कमस्टेंशियल, जो जिस सर्कमस्टेंसेज में होगा वो उसके हिसाब से कॉल लेगा, बट कॉल मस्ट बी टेकन। और आस्था बात ऐसी है कि इफ यू क्विट द जॉब, ऑर्गेनाइजेशन विल गेट सब्स्टिट्यूट फॉर दैट पर्सन। पर अगर आप मर गए या बर्नआउट हो गए तो आपकी फैमिली के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा, बच्चों को माँ नहीं मिलेगी, पति को शायद पत्नी मिल जाएगी। नाइस नाइस। सर एक पिछले एपिसोड पे भी हमने इसकी बात की, एक बार फिर से टच करेंगे कि देयर आर फैमिलीज जहाँ पे फीमेल्स में बी रियरिंग समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, or they may be suffering themselves, or they have suffered a loss of the closed one, which has brought upon the grief on them. कैसे उसमें भी यही रेजिलियंस से हमें काम लेना है, या मेरी एक सोच है आस्था, दुख उतने ही देता है भगवान जितने हम सहन कर सकते हैं जी। और अगर वो दुख मेरे पाले में पड़ा है, मुझे वो देखना है, whether it is a suffering of a living or a loss of a dead, मैं क्षमता रखता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस विश्वास से मैं फिर उसके तरफ देखूँ तो शायद कहीं ना कहीं से शक्ति प्रदान हो जाएगी मुझे। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट दैट impossible to carry and shoulder, इस तरीके से मैं देखता हूँ। मे बी माई रिस्पॉन्स इज बिट फिलोसॉफिकल, पर हाँ प्रेसिंग और कंपेयरिंग सर्कमस्टेंसेस में सहना बहुत मुश्किल जाता है, पर मैं ऐसे समय प्रार्थना का महत्व बहुत मानता हूँ। Exactly, I was coming to that. I would like to take recourse to the prayer. Prayer is invoking the divinity by talking to it. Okay. So when the divinity within you gets invoked, you experience a lot of energies do help you to deal with the realities which are otherwise difficult for others. ऐसा मैं मानता हूँ। एंड अगर मैं उसको स्पिरिचुअल एंगल से समझने की कोशिश करती हूँ तो स्त्री का मन वैसे भी डिवाइन के बहुत करीब है, और प्रेयर बहुत ही इजी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है फीमेल्स के लिए। वी नीड नॉट टू लर्न द मेडिटेशन, वी ऑलरेडी नो दैट, बिकॉज प्रेयर इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन व्हेन यू आर टॉकिंग टू द डिवाइन, एंड एज यू सेड दैट डिवाइन ऑलवेज गिव्स यू द पाथ एंड show you the way. तो I think we should take recourse on that. तो सर ये बहुत कुछ सीरियस बातें हो गई, और अभी आपके लिए मुश्किल वक्त जब हम एक रैपिड फायर करते हैं प्रबोध सर के साथ में, सो दैट वी एंड अप ऑन अ पॉजिटिव नोट, बिकॉज पेंडेमिक इज ऑलरेडी पुशिंग अस टू द कॉर्नर, तो थोड़ा उससे निकल के आते हैं। एंड आई वुड डेफिनेटली से कि सर आपने जो बातें बताई, जो मैं इस शो में चाहती थी, दैट वी डू नॉट वांट टू गिव द क्विक फिक्स solutions because everyone is unique. What I wanted कि हम एक पर्सपेक्टिव दें हर वर्ग के लिए, हर तरीके के लोगों के लिए, that how you should look at it. जब हमें पर्सपेक्टिव मिल जाता है तो सॉल्यूशन हम खुद निकाल लेते हैं। तो आर यू रेडी? Okay, so your first question is who is your female role model and why? Oh, my mother is my female role model.
My wife is my second role model. My daughter is the third role model I have. Okay. My mother, she has brought me through a lot of adversities, and she has taught me how to deal with the adversities, and that faith and trust in the divinity. She was a working woman. Yeah. Okay. She was a working woman. She took care of the job requirements. She took care of the family. We were 4 brothers. My father had a lot of social entanglements. He was a union leader, so a lot of pressures of doing other things. And then a lot of visitors used to come. In that time, the support system was not there, like the maids and all those things. So I saw her doing everything smilingly. She never complained. So you got your smile from her. Yeah, I borrowed it from her. Other maybe I stole it from her. आपकी स्माइल देख के हम ये समझ सकते कि उनकी स्माइल कितनी अच्छी होगी. Okay. Sir, according to you, what is beauty? Oh, somebody said beauty lies in the beholder's eye. But for me, beauty is ability to smile in spite of, and ability to spread that smile to the others. Okay, that's great. Sir, name any 3 qualities which every woman should have, must have. I do not know why you distinguish man and woman, but still I would. Because my show is dedicated to them. But then for me, womanhood is about the compassion, unconditionality of love, and ability to give a supreme sacrifice. But then expecting it from every woman will be injustice on the woman. But for me, woman is a Shakti का रूप है वो. Shakti means सहन शक्ति. Shakti to offend and Shakti to defend. Endurance is what is womanhood. So endurance, compassion, and unconditional love. Okay. I think that is how I would really look at supreme woman as. Okay, that's very nice. Sir, अभी आपको एक कागज की शीट दी जाए और कलर्स दिए जाएं और आपको पेंट करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या पेंट करेंगे? मैं अच्छा पेंटर नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या पेंट करूँगा, एक नीला आसमान, नीचे में नीला नीला समंदर, और उसके बाजू में हरे हरे वृक्ष झाड़, बस यही हरा भरा नीला नीला आसमान. अरे वाह, आसमान, because you need not to paint much. नीला समंदर भी कहाँ पेंट करना, और हरे झाड़ भी तो क्या हरे हरे ही है. Okay, okay. तो less complicated painting I would do because I am not good at painting. आप विजुलाइज इतना कुछ करते हैं लेकिन ओके ओके. सर, एक कोई ऐसी किताब जो आपको लगता है कि हर विमेन ने एक बार पढ़नी चाहिए? नहीं पता मुझे, पर एक बात ज़रूर कहूँगा, मतलब हर वुमेन ने पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए मुझे नहीं पता, पर गीता पढ़ने के बाद उसके हर बार अलग मायने निकलते हैं, और ऐसे ही स्त्रीत्व के हर अनुभव से एक नए मायने निकलते हैं. तो गीता एक अच्छी बेसिक है, पर गीता की भाषा शायद अभी संस्कृत में है तो कठिन जाएगी. मराठी में हमने मनाचे श्लोक नाम के रामदास स्वामी के मन के श्लोक थे, और अंग्रेजी में मैंने एक Who will cry when you die, ये किताब रॉबिन शर्मा की किताब मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का है, पर मैं कोई एक किताब प्रिस्क्राइब करना नहीं चाहूँगा, पर ये 3 किताबों ने मुझे प्रभावित किया है. ओके सर, मेरे पास शब्द नहीं है आज के एपिसोड के लिए आपको थैंक यू करने के लिए, बिकॉज़ ये सारे प्रश्न मुझे मेरे दिल के बहुत करीब थे और मुझे इनका सही जवाब नहीं मालूम था. और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा जो उद्देश्य है वो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, डूज एंड डोंट्स बताना नहीं है कि यू शुड डू दिस, बिकॉज़ जहाँ शुड आ जाता है वहाँ ऑथोरिटी आ जाती है. और मुझे हमेशा आपसे बात करने में इसलिए मज़ा आता है कि आप हमेशा एक दिमाग की विंडो खोलते हैं कि इसको इस तरीके से देखो. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फीमेल ऑडियंस के भी दिमागों के बहुत से वातायन आज खुले होंगे. आप उनके बारे में सोचें, समझें और उन्हें इम्प्लीमेंट करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर. थैंक यू आवर ऑडियंस फॉर बीइंग ऑन द हैंगआउट विद आस्था एंड प्रबोध.